तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। क्या है ये तीनों क्वांटिटी? मालूम है, परिचित है? क्या है रेजिस्टेंस? ठीक से बोलिए, थोड़ा सा और सिस्टमैटिक होके बोलिए। एबिलिटी, एबिलिटी टू अपोज। एबिलिटी वर्ड कहाँ से आ गया? ठीक है, प्रॉपर्टी चला। प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस है या मीडियम टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, is electrical resistance. Ability to oppose the flow of heat in a medium, या property to oppose the flow of the heat in a medium will be heat resistance. Property of a substance to oppose the development of flux, magnetic flux, in that will be magnetic resistance, reluctance. रेजिस्टेंस का मतलब अवरोध। हम जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। डेफिनेटली हम इलेक्ट्रिकल की क्लास करने से जब रेजिस्टेंस बोलते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से, ठीक है। व्हाट इज इंडक्टेंस? हाँ, मीडियम बोलिए कोई। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बोल दीजिए, या हाँ, टू अपोज द ओनली चेंज, नॉट मैग्नीट्यूड। चेंज ऑफ फ्लो, ये मैग्नीट्यूड को भी अपोज करेगा कि सिर्फ चेंजेस को करेगा? चेंज ऑफ द फ्लो और डायरेक्शन ऑफ द करंट, किसको? दे आर टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिर्फ डायरेक्शन को कि मैग्नीट्यूड को भी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है या अलग अलग है? रेजिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड को अपोज कर रहा है, डायरेक्शन को नहीं। इंडक्टेंस डायरेक्शन को तो कर रहा है, वो आपने बोल दिया। मैग्नीट्यूड को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं करेगा। अगर मैं बहुत हाई इंडक्टेंस रखूंगा तो नहीं करेगा। चलो बैठो। कैपेसिटेंस, कैपेस, ठीक से बोला सिस्टर। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने वाला डिवाइस है। बिटवीन टू प्लेट्स, बैठो, बिटवीन टू कंडक्टर्स। प्लेट तो बेटर ज्योमेट्रिकल शेप है, एनी टू कंडक्टर में कैपेसिटेंस डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम है। एंड व्हाट आर रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स? वो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो ये प्रॉपर्टी ऑफर करते हैं, है ना, एग्जिबिट करते हैं, वो रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। सो हमारा टारगेट है मेजरमेंट में कि हमें कोई अगर रजिस्टर मिला हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस कैसे नापें। अगर कोई कॉयल इंडक्टर दिया हुआ है तो उसका इंडक्टेंस कैसे नापें। अगर कोई कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस कैसे नापें। नाउ देयर कैन बी सो मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं। सो अगर मैं पूछूंगा कि एक टाइप ऑफ रजिस्टर्स क्या है तो आप बताओगे वेरिएबल टाइप है, कांस्टेंट टाइप है। अगर मैं मेक के ऊपर बात करूंगा तो आप कार्बन फिलामेंट बोलोगे, ऐसे माइका टाइप, बहुत सारा चीज़ बताओगे। सो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जब हमारा फोकस है कि रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो रजिस्टर को हम क्लासिफाई करते हैं 3 काइंड में। क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस, classification of resistance based on the magnitude, ठीक है।
मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस में 3 तरह के हैं, लो वैल्यू रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड, मीडियम वैल्यू एंड हाई वैल्यू ठीक है। तो अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब किया है तो आपने कोई ना कोई मीटर यूज़ किया होगा मेज़र करने के लिए इन कंपोनेंट्स को, या देखा होगा जैसे मल्टीमीटर है ना, मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर जो मैंने आपको शो शायद किया था, नहीं क्या ध्यान नहीं है। तो डिजिटल मल्टीमीटर जो है उसका यूज़ हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए, फाइन। इसका ये मतलब नहीं है कि उससे हम वो तमाम रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं जो हम मिलने वाले हैं, जैसे मुलाकात करने वाले हैं इन डिफरेंट एरियाज। मल्टीमीटर का एक रेंज है, हर इंस्ट्रूमेंट का एक रेंज है, जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं उसका भी एक रेंज है, ठीक है। सो हम देखेंगे कि क्या मल्टीमीटर से सारा मेजर हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर हम बहुत लो वैल्यू रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें किसी और टेक्निक पे जाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट सेंसिटिव एनफ, इट विल नॉट डिस्प्ले एनी वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से अगर हाई रेजिस्टेंस नापना है, बहुत हाई, अगर मेगा ओम्स में चले जाएं, 200 मेगा ओम्स में चले जाएं, तो भी मल्टीमीटर आपका रेंज 2 मेगा ओम तक रखा हुआ है शायद, हाँ मेगा आ जाएगा, हाँ आप जान रहे हैं, अच्छी बात है। सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, या रजिस्टर में जो रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफर कर रहा है वो हम मेथड्स अलग अलग रखेंगे, ठीक है। तो लो वैल्यू वो हो गया जो नियर अबाउट 1 ओम या उससे कम के वैल्यू में होता है, ठीक है। 1 ओम या उससे कम का वैल्यू है। जैसे आप मशीन अगर पढ़ रहे हैं तो मशीन की जो वाइंडिंग है, अगर आपने ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस बनाए होंगे सिंपल में, अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, तो आप देखिएगा 0.04 ओम है, ऐसा करके वैल्यू आएगा, ठीक है, बहुत कम। तो वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस है। अगर आप मल्टीमीटर लगा के सोचेंगे कि उसका वैल्यू मैं मेज़र करूं, एक कॉइल है पूरा, और आप चेक करना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई अगर मैं आपको कंडक्टर वायर दे दूं, सिंपल कॉपर का दे दूं, एल्यूमिनियम दे दूं, और आपको बोलूं कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो आप उठाओगे मल्टीमीटर और उसको आसपास चेक करोगे तो आपको वो नहीं शो करेगा, क्योंकि उसके रेंज से बहुत नीचे है। तो उसका अल्टरनेटिव मेथड आपने अगर लैब कर लिया है तो आप वर्नियर कैलिपर लेते हैं, आप डाया नापते हैं, आपको मटेरियल का नाम मालूम है तो आप उसका रजिस्टिविटी मालूम है, और आप R इंटू रो इंटू एल बाई R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए करके एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। अगर मैं वायर अगर बहुत बड़ा है और मुझे उसका एग्जैक्टली लेंथ मालूम है, वाइंडिंग किया हुआ है, तो अगर मुझे उसका डाया पता चल जाए, हालांकि इतना थिन होगा कि वर्नियर कैलिपर भी फिर नोटिस ना कर पाए, अगर है ना, अगर फाइन है वाइंडिंग, हाँ, तो माइक्रो ओम मीटर लगाना पड़ेगा। माइक्रो मतलब जो माइक्रो लेवल पर ओमिक वैल्यू चला गया। भाई रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओम है, अब मेगा ओम, किलो ओम, जो मैंने आप लोग को प्रीफिक्स पढ़ाया था, तो मेगा ओम, किलो ओम, मिली ओम, माइक्रो ओम। तो जब मिली और माइक्रो में जाने लगेगा तो हमें माइक्रो ओम मीटर चाहिए, जब मेगा में जाने लगेगा तो मेगा ओम मीटर चाहिए, जब मीडियम रेंज में है तो फिर मीडियम रेंज का चाहिए, ठीक है। तो नाम के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट का नामकरण किया जा रहा है। तो अभी ठीक है, लो वैल्यू हाई वैल्यू का रेंज एक जानते हैं। तो फंडामेंटल मेथड कभी लो और मीडियम में यूज़ होगा, वो क्या है वो देखना है कि कैसे हम नापेंगे किसी चीज़ का रेजिस्टेंस। तो अगर एक रजिस्टर दिया हुआ है तो आपके दिमाग में पहला तरीका क्या आ रहा है? अगर मल्टीमीटर नहीं है तो क्या हो सकता है मेथड? अगर सिंपल कोई, अगर क्लास 1 का बच्चा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इसका क्लास 1 मतलब फर्स्ट ईयर, तो क्या सोचेगा? हाँ, अच्छा बैंड तो थ्योरी है, ठीक है, कलर कोड जो आपका आ रहा है रजिस्टर का, लेकिन मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाना चाह रहा हूं, किस मेथड से मेजर करूं? हाँ,
मल्टीमीटर नहीं काम कर रहा है, तो रेजिस्टेंस किस लॉ को फॉलो करता है? ओम्स लॉ, विच इज एक्चुअली नॉट अ लॉ, है ना? ओम्स लॉ इज नॉट अ लॉ, ठीक है? इफ यू आर थिंकिंग इट इज अ लॉ, इट इज अ फ्लॉ, इट इज अ एम्पेरिकल रिलेशन। ओम्स लॉ इज नॉट अ लॉ। खैर, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो ओम्स लॉ कहता है कि कोई भी अगर कंडक्टर है, ठीक है, मैं उसको रजिस्टर के फॉर्मेट में बनाऊं, कोई भी कंडक्टर है, तो अगर उसके अक्रॉस मैं जो वोल्टेज अप्लाई करूंगा, अक्रॉस यानी आर पार, उस दोनों तरफ, और उसके थ्रू जो करंट होगा, दो वर्ड ध्यान रखना, वोल्टेज के साथ क्या वर्ड लग रहा है? अक्रॉस। वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो आप अक्रॉस टू एंड्स लगाते हैं, अक्रॉस द एंड। और अगर आप करंट है तो करंट विल पास थ्रू। ये दो शब्द पे ध्यान रखिएगा, वोल्टेज इज अक्रॉस, करंट इज थ्रू। ऐसा नहीं बोल देना वोल्टेज इज थ्रू, करंट इज अक्रॉस, ऐसा नहीं बोलना। तो एक ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि अच्छा, अगर हम किसी रजिस्टर है कोई और उससे कोई बंदोबस्त करें कि करंट फ्लो करे, ठीक है, उसका नाम आई आर कर देते हैं क्योंकि आर रजिस्टर है, और अगर मैं उस करंट को मेजर कर सकता हूं, और उसी तरह से जो मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं इसके अराउंड, अगर मैं उस वोल्टेज को भी मेजर कर सकता हूं, तो मैं रेजिस्टेंस बता सकता हूं कितना होगा। रेजिस्टेंस विल बी वोल्टेज ड्रॉप, यही होगा ना, अक्रॉस आर बाई करंट थ्रू आर बाई करंट थ्रू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर बाई करंट थ्रू आर। सो चूंकि और कोई रजिस्टर नहीं है यहां पर, तो जो मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया है उस सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इसी रजिस्टर के अक्रॉस हो रहा है। जो वोल्टेज सोर्स लगाया है, तमाम वोल्टेज जो ये ऑफर करेगा सारा का सारा इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब है कि R इज वोल्ट मीटर जो रीडिंग लेगा, वो वोल्ट मीटर जो अक्रॉस द रजिस्टर लगा हुआ है, एंड द एमीटर रीडिंग जो उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर जो उस रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड है, और वोल्ट एम मीटर जो उसी तार में सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है? होगा ना? मुझे तो ओम्स लॉ मालूम है, ओम्स लॉ लिखा, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज अक्रॉस द आर, जो करंट थ्रू है दैट इज रेड बाई एम मीटर। सो मीटर मेजरिंग कर, मैं मेजरमेंट से काम कर रहा हूं, तो मुझे ये दो रीडिंग चाहिए, हो जाएगा, है ना? बोलिए, कोई सवाल है मन में? सवाल है, पूछो सवाल। एम मीटर को सीरीज में क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, आप बताएंगे? आप हाँ बताइए। क्योंकि जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, देखिए, हमें नापना क्या है? एमीटर का मतलब है क्या नापना है? करंट नापना है। तो जो करंट मुझे मेजर करना है, अगर वो मेरे इंस्ट्रूमेंट से पार होके गया ही नहीं, कैसे मैं मेजर करूंगा? मान लीजिए कि मैं एक गार्ड हूं और मुझे काउंट करना है कि कितने पीपल्स यहां से क्रॉस किए, तो उन सबको वहीं से तो जाना पड़ेगा ना। अगर वो वहां से जाएंगे ही नहीं, मेरे थ्रू, मेरे गेट से गए ही नहीं, डोर से, तो हाउ आई विल काउंट? सो जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं एम मीटर बना रहा हूं, उसको वो वैल्यू डिस्टर्ब करेगा, या मैंने उसके थ्रू से जाके उसको अफेक्ट करेगा, तभी तो रीडिंग देगा उसके प्रोपोर्शनल। तो सारा का सारा करंट उसके थ्रू क्रॉस करना होगा। अगर मैं एमीटर को पैरेलल में लगा दूं, यही दो तरीका है ना, या तो मैं सीरीज में लगा दूं या पैरेलल में लगा दूं।
तो पैरेलल में लगाऊंगा तो क्या होगा, जो मेन करंट है वो यहां से पार होगा, यहां से नहीं होगा। अगर ये बहुत हाई रेजिस्टेंस का एमीटर है तो ये रीड नहीं करेगा क्योंकि करंट को सेंस नहीं किया इसने। और अगर ये बहुत लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए एमीटर, तो सारा का सारा अपने थ्रू पार कर लेगा करंट, मेरे लोड को कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि मैं, देखिए सवाल बहुत ज़रूरी है सोचना कि हम सीधा किसी नतीजे पे कोई भी नहीं पहुंचा ज़िंदगी में, जब तक उसने गलतियां नहीं की है वो सही तक नहीं पहुंचा। तो मान लीजिए मैं इंजीनियर हूं और मैं पहली बार एमीटर बनाया और मैंने सोचा, क्योंकि मेरा दिमाग भी उतना ही डेवलप है जितना मैं पीछे पास्ट लेवल से चला आ रहा हूं, अब कुछ नया होने वाला है, नया होने वाला है, तो मुझे आभास है कि पैरेलल में लगाने से कुछ नहीं हो सकता है, बट मैं नहीं जानता, क्लियर नहीं है। तो उस चीज़ को क्लैरिटी लाने के लिए मैं कनेक्ट करके देखता हूँ। अब मैंने कनेक्ट करके अगर देखा यहाँ एमीटर, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, ये जो रेजिस्टेंस है इससे इसका रेजिस्टेंस या तो बहुत कम है, अगर बहुत कम है तभी ये सारा करंट अपने थ्रू पार कराएगा और मैं रीडिंग ले लूँगा। मान लीजिए मैं कैलिब्रेट का रीडिंग ले सकता हूँ, लेकिन फिर जिसके पास जाना था वो करंट उससे क्रॉस ही नहीं किया। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए एग्जाम्पल में कि ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है और मैंने एम मीटर ऐसे बनाया है और एम मीटर का रेजिस्टेंस 0.01 ओम है, तो आप देखेंगे 99% करंट इससे क्रॉस कर गया। अब मान लीजिए अगर ये तो रजिस्टर दिख रहा है आपको नहीं, मान लीजिए एक बल्ब लोड था, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो अगर मैंने, ये तो क्वांटम फिजिक्स बन जाएगा कि अगर तुम मेज़र करना चाहोगे करंट तो तुम लोड को चलाओगे नहीं, और अगर लोड को चलाओगे तो मेजर नहीं करोगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का, कि अगर तुम किसी चीज़ का पोजीशन देखना चाहते हो तो वेलोसिटी नहीं जानते हो, उसको रोक दोगे, और अगर वेलोसिटी देखना चाहते हो तो फिर पोजीशन नहीं देख सकते हो, तो इट विल क्रिएट एन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, सो वी कैन नॉट गो। अगर मैं कहूँ कि ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है, मान लीजिए इसके अक्रॉस लेकिन लगा दिया, तो क्या हुआ, सारा का सारा करंट इससे क्रॉस कर जाएगा, इसको कुछ डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरी बात कि जो मेरा फंडामेंटल एमीटर बना था वो गैल्वेनोमीटर से बना था। तो गैल्वेनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट जिसके कॉइल से जब करंट पास करता था तब डिफ्लेक्शन होता था, तो इट इज ऑलवेज गोइंग थ्रू द एमीटर और गैल्वेनोमीटर। सो बिकॉज करंट हैज टू गो थ्रू द एमीटर, इट शुड बी इन द लाइन इन सीरीज विद द कंपोनेंट जिसका हम करंट मेजर करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो वन क्वेश्चन इज व्हाई वी आर नॉट कनेक्टिंग एमीटर इन पैरेलल। ठीक है, ये है आज का इंस्टेंट रेडीमेड आंसर। इसके बाद हो सकता है मुझे और कुछ दिमाग में आए तो मैं वो और ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, बट फिलहाल सेटिस्फेक्शन है आंसर से, तो ठीक है। ठीक है, सवाल पूछना बहुत जरूरी है, इट इज अ वैल्यू एडिशन। हाँ हाँ, हाई कर देते हैं, बिल्कुल है, बहुत हल्का करंट गया तभी तो हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इसलिए चाहिए कि भाई ये मेरे सर्किट को डिस्टर्ब ना करे, बहुत थोड़ी सी एनर्जी उससे ले लेकिन मेरा काम कर दे। जैसे टोल गेट पर पूरा पेट्रोल का पैसा लेके रख लेगा तो अब आगे कहाँ जाओगे। मान लो आपके जेब में 5,000 रुपये है और कहेगा भाई 4,999 तो टोल टैक्स हो गया, तो कहोगे यार इस रास्ते से नहीं जाना है, मुझे 99 रुपये वाला कर दो, मैं 4,000 रुपये का पेट्रोल लेके जाऊँ। ठीक है, तो हम जो वोल्ट मीटर बना रहे हैं इट इज सेंसिटिव एनफ कि फॉर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इट विल शो द डिफ्लेक्शन। अब ये काम सोचा जाए तो मैं एमीटर रख के भी कर सकता हूँ कि सर बहुत हाई रेजिस्टेंस रख देता हूँ, बहुत स्मॉल करंट पे डिफ्लेक्शन आ जाए, मैं कैलिब्रेट कर देता हूँ, वोल्ट मीटर का प्लेट हटा के एमीटर लगा देता हूँ। तो कोई करके देखे तो पता चलेगा कि क्या वो फिजिबल है या नहीं है। डेफिनेटली फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ। ठीक है, सो हाई रेजिस्टेंस पे का मतलब है कि बहुत स्मॉल करंट विच विल नॉट डिस्टर्ब द लोड करंट बट इट विल बी एनफ टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, ये चीज़ है। और एमीटर भी सेम है, उसका भी रेजिस्टेंस उतना ही होता है, उसको और कम किया जाता है, तो उसके पैरेलल में एक लोएस्ट वैल्यू का रजिस्टर लगा देते हैं। आपने अगर अभी एमीटर खरीदा होगा तो किसी ने देखा होगा कि पैरेलल में एक मोटा सा ऐसा प्लेट है, मेटालिक प्लेट भी दिया होगा। सो इट इज़ वेरी वेरी, हाँ, वो बिल्कुल रेजिस्टेंस को लो कर देगा और
एमीटर जब बनाते हैं हम तो गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ से देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो वहाँ हम पैरेलल में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, क्योंकि पैरेलल रेजिस्टेंस का ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में लगाया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे से भी छोटा होगा। सीरीज में लगाऊंगा तो टोटल रेजिस्टेंस सबसे बड़े से भी बड़ा होगा, क्योंकि उसमें सब ऐड हो रहा है। पैरेलल में जो जितना छोटा था उससे भी सबसे छोटा होगा। तो अगर मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया जो बहुत कम रेजिस्टेंस का है, लेकिन उसके पैरेलल मैंने एक मेटल प्लेट लगा दिया जो और माइक्रो में चला गया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस उसका और कम हो जाए। तो क्या होगा कि जो करंट है वो उस पैरेलल प्लेट से पार कर जाएगा, बाकी हिस्सा डिफ्लेक्शन का वैसे ही रहेगा। हो रहा है कहानी वही। ये जो एमीटर है, ये देखिए एक्चुअली एक मेटालिक पीस लगा हुआ है और उसके बाद इसके पैरेलल में वो रजिस्टर लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर का। तो करंट इससे पास कर गया, थोड़ा सा इससे क्रॉस करके आ गया। गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर पे डिफ्लेक्शन दे देगा। तो मेजर करंट यहाँ से क्रॉस कर जाएगा और थोड़ा सा मिली एम्पियर यहाँ से क्रॉस करेगा। 1000 रुपया में से अगर आपसे मैं 100 पैसा ले लूँ तो आपको कोई बात नहीं, ऐसा रोना 999 बचा 1 रुपया कहाँ चला, नहीं करोगे ना। देखो एवरीथिंग इज अ कॉस्ट, ठीक है, बट कॉस्ट शुड बी अफोर्डेबल। कॉस्ट शुड बी अफोर्डेबल। ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत मेजर लॉस पे चला जाऊँ, ठीक है। तो वन मेथड इज दिस मेथड। अभी एक वोल्ट मीटर लगा के एक एमीटर लगा के कर दिया, तो इसको कहते हैं वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। क्या मेथड कहते हैं इसको हम? वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। सो दिस मेथड इज नोन एज वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। ये बहुत सिंपल था, मतलब मुझे बताने में लगा इतना सिंपल बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को डाउट है, मतलब कुछ लोगों को ही समझ में आया है। जिनको डाउट है उनका ध्यान पूरा नहीं था यहाँ, वो किसी और डाउट में है, उसमें से बाहर आ जाइए। थोड़ी देर के लिए सब चीज़ को विश्राम दे दीजिए। अगर आप यहाँ बैठ के उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं तो ज़रूर सोचिए, नहीं तो इसको सॉल्व करने से हो सकता है समस्या सॉल्व करने लायक बन जाए। कुछ बन जाएंगे, उस समस्याओं को ठहराव दे दीजिए। अगर थोड़ा विराम दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, 1.5 साल बाद तुझे देख लूँगा, ठीक है। अभी पहले खुद को तैयार कर लो, क्योंकि बहुत सिंपल मैंने, कोई बड़ा इसमें कुछ बताने लायक है नहीं ऐसा, एक लाइन में बताया जा सकता है, बट फिर भी थोड़ा थॉट प्रोसेस आप में आ जाए इसलिए। क्लियर है? मिटा दूँ इसको मैं? लिखा पीछे वैसे से झांका, कुछ लिखा? हाँ, सबसे लास्ट बेंच से नहीं लिखा, क्यों? क्या करने आए हो फिर? क्या करने आए हो बताओ क्लास में? अगर आप लिख नहीं रहे हो तुमने लिखा? मैंने भी, हाँ लिखा, क्यों है? इससे लिख लोगे? अच्छा, तो ऐसा पढ़ाई कहाँ हुआ है कि जहाँ एक दो तो एक लिख लेगा, सब क्यों लिख रहे हो फिर? मैं कह रहा हूँ एक यहाँ माधव है ना आपका नाम, माधव लिख लेगा या जय लिख लेगा, आप सारे क्यों परेशान हो रहे हो फिर? लेट आए थे तो जहाँ से भी हो वहाँ से लिखना शुरू करो। आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो। जीवन में क्या करना है ये बताओ? व्हाट इज द गोल? नो गोल? फिर डब्बा गोल है। जिसके लिए आए हो, इंजीनियर बनने के लिए आए हो ना, इंजीनियर कैसे बनोगे मुझे बता दो। अगर एक पहलवान को तुम ओलंपिक में चाहते हो इंडिया का कि मेडल लेके आए, या विराट कोहली को चाहते हो कि वो हमेशा जो है 100 रन पार करें, और विराट कोहली कहेंगे कि हाँ वो खेल रहा है ना बगल वाला, मैं देख रहा हूँ, उसका मैं कॉपी कर लूँगा। व्हाट इज़ द लॉजिक? ये लॉजिक आपका अकेला नहीं है, लॉजिक ओए बात नहीं, ये लॉजिक कई लोगों का है कि भाई लिख रहा है मेरा ड्यूड, मैं उससे लिख लूँगा। तो आप क्या हो, नवाब साहब हो? लेट होने से देखो, लेट अगर आप 10 मिनट लेट हो, 20 मिनट लेट हो, कोई बात नहीं, लेट हो गए चलो, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बट जब आप आ गए
टेक आउट योर नोटबुक, टेक आउट योर पेन एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। बाद में दिमाग कनेक्ट कर लेना, बाद में दोस्त से पूछ लेना कि अरे कितना पन्ना छोड़ दूं, 1.5 पन्ना छोड़ दूं, यहाँ से लिखना शुरू कर दो। बट आप लिख ही नहीं रहे हो, सो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। हो सकता है आप ब्रिलियंट हो एनफ, तो लिखने की जरूरत नहीं हो, बट नेक्स्ट टाइम से तुम करो ना करो तो तुम्हारी मर्जी है। मैं फिर कह रहा हूँ लेट होना इज नॉट इशू, बातें नहीं, लेट होना इशू नहीं है। आप जब भी आ रहे हो आप कॉपी निकालो, चाहे आपको पढ़ाई समझ में आए या ना आए, ठीक है, कम से कम एक्टिवली इन्वॉल्व रहो। कौन बुला रहे हैं? प्रीतपाल सर बुला रहे हैं। अब देखो उसको ढंग नहीं है कि पहले आएगा, पहले उधर से मे आई कम इन कहेगा एंड देन ही हैज़ टू कम टू मी, ओके, कि सर मुझे एक स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं सर। तो ये मेंटालिटी में आप रह रहे हो, भाई तेरे को बुला रहे हैं, जैसा लग रहा है सड़क पे खड़ा है कोई और कोई किसी से बात करके चला जाए। तो इस मेंटालिटी से आप यहाँ नंबर लेके निकल जाओगे कि यहाँ आपको कहेगा छोड़ो यार बच्चे हैं। जहाँ आपको जॉब देगा ना वहाँ 6 महीने बाद कहेगा इसको बाहर निकालो, इसको ढंग नहीं है बात करने का। और ये हर साल होता है, ये हर साल होता है। और अच्छे कॉलेज के भी लोग ऐसे ही बाहर निकाले जाते हैं। सिलेक्शन होने के 1 साल बाद कहता है रिव्यू का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, क्योंकि उनको बुनियादी चीज़ें नहीं मालूम, ठीक है। और फिर कहोगे यार सब कुछ तो ठीक चल रहा था, ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, तो क्या समझाया मैंने, यही समझा दो। नाम क्या है आपका? गोकुल, क्या नाम है? ध्रुव, ध्रुव पाठक कि ध्रुव? ध्रुव पाठक आप हैं। तो ध्रुव, ध्रुव किस, ध्रुव के बारे में जानते होगे? नहीं जानते हो? ध्रुव, ध्रुव तारा किसके नाम पे है? सुपर कमांडो ध्रुव, राज कॉमिक्स। तो तुम अपने नाम के बारे में नहीं जानते हो? अच्छा है, तुम अपना ट्रैजेक्टरी बता रहे हो। एवरीबडी विल सी योर इक्वेशन एंड ट्रैजेक्टरी वेयर यू आर गोइंग, ठीक है। वो हेलमेट का पहले ऐड आता था, हम लोग जब बच्चे थे, एक नारियल रखता था, 2 नारियल, एक पे हेलमेट रखता था, फिर 2 हथौड़े लाता था, एक क्रैक कर जाता था, एक बच जाता था। मतलब मर्जी है आपकी क्योंकि सर है आपका। वो 10 साल बाद समझ में आ गया मर्जी नहीं चलेगा, ज़बरदस्ती हेलमेट लगा के, नहीं तो चालान काटो। तो अभी आप लोग का मर्जी चल रहा है, चालान तो आपका 3 साल बाद कटेगा, है ना? हाँ, 2 साल 1.5 साल जो भी है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आइडिया। एक्चुअली मैंने जो आप लोगों को बताया डैट इज एन आइडिया, बट देयर इज स्टिल सम थिंग्स जो हम और माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि अगर हमने एक आइडिया, नोशन लेके बना दिया एंड व्हेन वी विल गो फॉर इक्वेशन, तो हमें वहाँ भी कुछ परेशानियाँ दिखाई देंगी। तो ये सारी परेशानियाँ जिसने देखा, फिर उसने किताब में सारी बातें मेंशन कर दी। तो हम लोग को क्या कि ये जानना है कि वो क्या क्या चीज़ें उसने देखा, हम रूट लेवल से नहीं चल रहे हैं। सो जब हम रेजिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं तो कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, यानी कुछ हमारे साथ बंदिशें हैं, है ना, समथिंग, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ बंदिशें हैं, लिमिटेशंस एक अलग टर्म है। कॉन्स्टेंट का मतलब है कि इन बातों को लागू करके ही आपको आगे चलना है, लिमिटेशंस उसके बाद आएंगे। मतलब कि आपको अगर पढ़ना है क्लास में, तो आपको पहले तो क्लास में टाइम पे आना है, या आपको लेक्चर नोट करना है, या टीचर को भी पढ़ाना पड़ेगा। तीनों बातें, ये कांस्टेंट है। हाँ हाँ, ठीक है, जो कि आपको तय करेंगे, तब आप उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे ताकि आप मेजरमेंट लें। अब जब इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद आप मेजरमेंट करेंगे तो उसके अपने कमी जो होगी वो लिमिटेशंस होगी कि भाई इतना इफिशिएंट ही रहा, थोड़ा सा कम रहा, या ये इसके कारण ये समस्या आ रही है, या ये फैक्टर है जो ऐड हो रहा है, हम हटा नहीं पा रहे हैं, ये सारी बातें आएंगी। तो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ बंदिशें हैं कि पहला तो ये है आपका कि जो एक्यूरेसी होगी वो देखना पड़ेगा कि वो इस मेथड का क्या है।
कितना एक्यूरेसी हम इस मेथड से लेके आ पा रहे हैं। हाँ, कॉन्स्टेंट मतलब कि जब मैंने मेजरमेंट किया तो मैंने लो रेजिस्टेंस के लिए इक्विपमेंट बनाया या मैंने कोई मेथड डेवलप किया। अब उस मेथड के अपने कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं कि भाई ये इतना ही परफॉर्म कर पाएगा। पहले बात जान लो कि इसमें आप 98% तक एक्यूरेसी रख सकते हो, 2% का हेर फेर रहेगा। दैट इज कांस्टेंट कि इससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इफिशिएंट नहीं बन सकता है। ठीक है, हम पहले मेथड को जब, हाँ सब कॉमन आएगा, सब में आएगा, लेकिन एग्जैक्टली एक ही पैटर्न में नहीं आएगा, और भी चीज़ ऐड हो सकती है, घट सकती है। तो एक एक्यूरेसी। दूसरा आप तय करते हो कि आपने रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या रखा है। लिख सकते हैं, हम डिज़ाइन ही कर रहे हैं बेसिकली, बट हम पार्शियल डिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि डिज़ाइन कर चुके हैं, तो हम खाली देखेंगे उसको, तो हम एनालाइज कर रहे हैं अभी। बट हाँ, डिज़ाइन फैक्टर ही होंगे कि एक्यूरेसी, जैसे वोल्ट मीटर एम मीटर। अब वोल्ट मीटर 99% एक्यूरेट है और एम मीटर 98% एक्यूरेट है, तो उन दोनों के कारण जो रेजिस्टेंस का एक्यूरेसी होगा तो कुछ और आएगा। दोनों 100% एक्यूरेट रहेंगे तब तो रेजिस्टेंस भी एक्यूरेट रहेगा, लेकिन दोनों की एक्यूरेसी में आपस में क्या मैथमेटिकल गेम होगा, जो आपने अगर एरर चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो उसमें हम निकालते थे कि एक के इतने कंपोनेंट हैं तो सबका एरर आप जोड़ते थे डिफरेंशियल, ऐसा करते थे ना। हाँ नहीं, आप करते थे कि एक कोई क्वांटिटी 3-4 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें इतना परसेंट एरर है, इसमें इतना परसेंट एरर है, इसमें इतना परसेंट एरर है, ओवरऑल एरर निकालते थे। नहीं, फॉर्मूला के बाद, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल ला के दिखाऊंगा, समझ में आएगा। तो ये है, रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी जाना जरूरी है। मान लीजिए मुझे पता है कि मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस नापना चाह रहा हूँ, रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका मतलब कोई पतली सी तार होगी डेफिनेटली, और मैं कहूँगा कि इसको ऐसा करो कि 550 वोल्ट दे दो सप्लाई। मान लो 440 है, मैं 550 बोल दूँ, 660 बोल दूँ, मतलब दे दो जो भी है, तो क्या होगा, इट विल जस्ट बर्न द वायर। ठीक है, या मान लो अगर बर्न नहीं कर रहा है, सपोज करो सर मैंने इतना तंदुरुस्त बनाया है, हट्टा कट्टा वायर है जो वो नहीं बर्न होता है, बट 500 के रेंज के हिसाब से मुझे वोल्टेज सोर्स का भी तो वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। वोल्टेज कितना अप्लाई करूं भाई, वोल्टेज है, एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, 3 चीज़ें हैं, 3 समस्याएं हैं मेरे पास कि क्या क्या वैल्यू सेलेक्ट करूं, मैं कितना वोल्टेज दूं, और उसके कारण कितना करंट इसमें से उम्मीद है, और उस उम्मीद के हिसाब से मैं एम मीटर का रेंज क्या रखूं। अब मैंने रख दिया 0 से 200 और मेरा करंट आएगा ही 0.2 एम्पियर, तो कहाँ दिखाई देगा पॉइंटर, वो तो लगेगा अपनी जगह पे ही रुका हुआ है, कहेगा सर 200 में 0.2 तो यही दिखेगा। तो आप क्या करोगे, नहीं 0 से 5 एम्पियर का लो, अगर 0 से 2 एम्पियर का एमीटर मिल जाए तो वो लो, यानी स्पैन और रेंज भी आप तय करते हो कहीं ना कहीं से। यानी एक सीधा साधा प्रोसेस नहीं है कि आए कोई भी एमीटर लिया, कोई भी वोल्ट मीटर लिया, कोई भी वोल्टेज सोर्स लिया, लगा दिया। ये सब बातें जब आप मोर प्रैक्टिकल होगे तब ये समस्याएं दिखाई देंगी। फिलहाल हम एजम्पशन पे चल लेते हैं, बट कीपिंग इन माइंड कि हमें इन चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक्यूरेसी हो गया, रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। तीसरा जो है एप्लीकेशन एरिया। हाँ, पहला ही रखा था मैंने, लेकिन चलो यहाँ तीसरा, एप्लीकेशन एरिया। एप्लीकेशन एरिया या फील्ड, यानी कहाँ मैं इस मेथड को यूज कर रहा हूँ। भाई एक मिस्त्री आया आपके घर में और उसको जो है कुछ चीज़ें, या आप मान लो सर्किट बोर्ड पे काम कर रहे हो और आपको कोई रजिस्टर का वैल्यू चेक करना है, वो ख़राब है, अच्छा है, अब पहले आप ओम मीटर लाओगे, फिर वोल्ट मीटर लाओगे, फिर सबको जोड़ोगे, फिर आप पास कराओगे, तो वहाँ नहीं ये चीज़ फिजिबल है, वहाँ मल्टीमीटर से चलोगे, है ना। सो ये लैब में हम यूज़ करेंगे कि चलो भाई एक मेथड सिखा दिया, बट दिस इज़ लिमिटेड टू लैब पर्पस, कि हम लैब में तो मेथड दिखा सकते हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको दूरी रखेंगे, कहेंगे एक इंस्ट्रूमेंट लाओ, ऐसे लगाओ, ओम मीटर सीधा बनाओ। ठीक है, so that is application area, fine. So now fourth is connection method. Connection method ऐसा लिखा नहीं है किताब में, मैं लिख रहा हूँ, यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कनेक्शन, कैसे कनेक्टेड है, कैसे वो सेटअप है, कैसे कनेक्ट किया आपने। तो अभी आपको लग रहा है कि अरे क्या है, तो कर दिया कनेक्शन, बट अभी हम देखेंगे कि कनेक्शन भी 2 तरह की संभावनाएं हैं।
ये आदान प्रदान जो हो रहा है पीरियोडिक टेबल में होता है ना, वो जो एक डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही दिखाई दे रहा है मुझे, डायगोनली बात चल रही, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। नहीं, तुम एक ही टेबल में आके बैठ जाओ, है ना, ठीक है। सो ये है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, हम कैसे जोड़ रहे हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको जो दिखाया है वो वन टाइप ऑफ कनेक्शन है, एक और तरीका है जोड़ने का। इसको मिटा दूं? हाँ, हाँ, कनेक्शन मेथड, कनेक्शन मेथड, हाँ। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैसा शक्ल है। देखिए कॉन्फ़िगर मतलब कि मैं 5 लोगों को बोलूं तो 5 लोग ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे ऐसे भी करके। ये कॉन्फ़िगरेशन है कि कैसे आपस में कैसे वो ज्योमेट्रिकली अरेंज्ड है, ठीक है। तो तो 2 मेथड है। मान लीजिए ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस मुझे मालूम करना है, तो Rx लिख दिया, यानी R अननोन है, ठीक है। अब मुझे वोल्टेज नापना है तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया। एक ये हो गया। इसका रेजिस्टेंस है RA, इसका है RV, RA। देखिए क्या फ़र्क है, इसकी क्या, इसमें क्या कांस्टेंट है, इसमें क्या लिमिटेशन है कि यहाँ जो मेन करंट क्रॉस कर रहा था उसको डिवाइड होना पड़ेगा दोनों में। यानी ये जो रीडिंग ले रहा है ये पूरा यहाँ नहीं मिल रहा है। IA विल बी नॉट इक्वल टू IR, डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज सही मिलेगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर सही मिलेगा, लेकिन करंट नहीं मिलेगा। अगर मैं करंट को सेम करता हूं तो वोल्टेज अक्रॉस जो है RX नहीं मिलेगा, वो इन दोनों का ड्रॉप मिलेगा, कंबाइंड मिलेगा। तो ये 2 कमियां रहेंगी। एक ही चीज़ हमें परफेक्ट रीडिंग अगर बोले भी, मान लीजिए दोनों मीटर परफेक्ट है तो भी 1 मीटर परफेक्ट, हाँ हाँ, बोलिए 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 ना, मैं आ रहा था, गुड, बोलिए क्या करना पड़ेगा। लगा दिया, सर्किट पे लोड बढ़ गया, फिर करंट बढ़ गया, फिर करंट बढ़ गया, है ना। जितनी बार भी करिएगा एक चीज नापिएगा दूसरा नहीं नाप पाएंगे, मैं ये कह रहा हूं। ये रहेगा, ये सीमाएं रहेंगी, होना ही है। आप देखिए, आप ट्राई करिए और मल्टीपल ट्राई करिए। अभी आपने किया, जैसे ही किया ये बढ़ गया, फिर हम यही कंडीशन में आ गए, तो आप कहोगे इसको हटा दो और कुछ। हमें जो है हमेशा आइडियली दोनों एक साथ नहीं नाप सकेंगे, यानी अनसर्टेनिटी तो यहां भी दिख रहा है क्लासिकल वर्ल्ड में। यू कैन नॉट मेजर 2 एट द सेम टाइम। हाँ, एक मिनट बोलिए। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, इनका क्या नाम है? इनका एडिशन हमेशा रहेगा क्लास में, इसलिए मैं वेट करूंगा। नाम बताइए। अखिलेश। अखिलेश पिछले वाले सवाल पूछे थे। अखिलेश ने कहा, बैठिए, कि इसका तो एडिशन होगा ही नहीं, यहां से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो रीडिंग भी तो नहीं देगा। अगर इससे कुछ फ्लो नहीं करेगा ये रीडिंग भी नहीं देगा। अगर ये रीडिंग दे रहा है तो इससे फ्लो कर रहा है, अगर फ्लो कर रहा है तो ये परफेक्ट रीडिंग नहीं देगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RX नहीं देगा, यानी अनसर्टेनिटी या एरर रहेगा इसके अंदर में। ये लिमिटेशंस हैं। आएगा सही कि दोनों अलग अलग आएगा? तो माइंड करके इसको फॉर्मूला में लगा के आंसर निकालना पड़ेगा। आएगा, एक ही आएगा, ऐसा लग रहा है, करके देखिएगा।
साइंटिस्ट और इंजीनियर को क्या करके देखना है। इन्होंने कहा कि एक बार मैं वोल्ट मीटर वाला वैल्यू ले लेता हूं, अगली बार एमीटर वाला, बट दोनों दो अलग अलग कंडीशन हो गया, दोनों दो अलग अलग समय पे लोगे आप। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे? अच्छा है, इतना टेक्निकल डिस्कशन टाइम नहीं है, लेकिन आप ग्राफ बनाओगे तो दो अलग अलग सेटअप, एक का आप वोल्टेज बताओगे, एक का आप करंट बताओगे। सेम स्पेस और सेम टाइम में तो नहीं हो रहा है ना। कहाँ हुआ? एक बार आपने का वोल्टेज नाप लिया 10 बजे, बैटरी से सप्लाई दी जा रही है तो सेम ही दी जा रही है। क्या दी जा रही है? आपके कंडीशंस अलग हो जाएंगी, सेम टाइम में है तो मतलब वो बैटरी जो 10 मिनट पहले था और उससे थोड़ा करंट फ्लो कर गया 10 मिनट बाद, और सबसे बड़ी बात वो नहीं है, रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेगा? जो वोल्टेज उसके थ्रू था और जो करंट था, वो दोनों वोल्टेज अलग हुए करंट। आप फिर ये कह रहे हो कि देखो इस रजिस्टर को मैंने एक बार 5 वोल्ट दिया था और अगली बार दूसरे बैटरी से 5 वोल्ट दिया और 2 एम्पियर आया। ठीक है, क्या होगा कि थिंकिंग में कहीं दिक्कत नहीं है, थिंक करिए, आप आंसर ले भी आइएगा, क्योंकि आप कहेंगे देखो सर मैंने 5 वोल्ट लगा दिया, अब मैंने 2 एम्पियर नाप लिया, बट दैट इज एब्सर्ड, क्योंकि मैं रियल टाइम रीडिंग ले रहा हूँ। इट शुड बी देयर, बोथ शुड बी इन कोलैबोरेशन। ये वोल्टेज है, करंट है, बताओ। तो ये रहेगा, लिमिटेशंस रहेगा, तभी तो हम अगले मेथड पे जाएंगे। अगर लिमिटेशंस खत्म हो जाएंगे तो यही कहानी खत्म हो जाती, फिर जो है वो 3 सेमेस्टर के बदले 1 सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई हो जाती। बातें बहुत सारी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगा RX का अलग अलग आएगा। क्या आप निकाल के बता सकते हैं दोनों सर्किट? क्योंकि आपने सर्किट थ्योरी पढ़ ली है, तो मुझे बताइए RX कैसे लाइएगा। हाउ यू विल कैलकुलेट RX इफ RX इज VX बाई IX? दोनों के लिए फॉर्मूला करके दिखाइए, करके दिखाएं। क्या करते हैं?